गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सेक्शन ऑफ अनवेलपिंग कॉन ऑफ द एलिप्सॉइड whose vertex is P by the plane Z equal to 0 is a parabola। इट मीन्स देखो आपको एक एलिप्सॉइड गिवन है, उसका एक एनवेलपिंग कॉन आपको फाइंड आउट करना है। अभी उस सेक्शन वर्ड छोड़ दो। एनवेलपिंग कॉन ऑफ द एलिप्सॉइड हुज वर्टेक्स इज पी। सिर्फ इस लाइन को देखो, एनवेलपिंग कॉन ऑफ द एलिप्सॉइड हुज वर्टेक्स इज पी। ठीक है, आपको मैंने लास्ट आर्टिकल में बता दिया था कि एनवेलपिंग कॉन कैसे फाइंड आउट करना है अगर आपको वर्टेक्स गिवन हो। तो देखो, सपोज किया लेट पी x1 y1 z1 बी द वर्टेक्स ऑफ द एनवेलपिंग कॉन। ठीक है, और गिवन कॉनिकोइड क्या है आपके पास? दिस इज गिवन कॉनिकोइड। गिवन कॉनिकोइड आपके पास है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 डाला। आपने आर्टिकल में किया था इक्वेशन ऑफ अनवेलपिंग कॉन इज गिवन बाय SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, वेयर S इज द गिवन कॉनिकोइड हमने पुट किया। S1 कैसे फाइंड आउट करोगे? और एक चीज जो स्टूडेंट याद रखना, S जब नाम देते हो तो सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना, इक्वल टू 0 होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स इस 1 को इधर रखते हैं और सिर्फ इतनी टर्म का नाम दे देते हैं S, वो फिर गलत हो जाता है आपका। दिस इज S। S1 के लिए क्या करेंगे? XYZ को X1 Y1 Z1 से रिप्लेस किया। एंड T इज, जैसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन लिखते हो, दैट इज XX1 बाई ए स्क्वेयर प्लस YY1 बाई बी स्क्वेयर प्लस ZZ1 बाई सी स्क्वेयर माइनस 1। दिस इज T होल स्क्वेयर। दिस इज द enveloping cone of the given ellipsoid whose vertex is P x1 y1 z1। तो स्टूडेंट्स, हमने इतना काम किया, enveloping cone of the ellipsoid फाइंड आउट किया जिसका वर्टेक्स P है। अब देखो सेक्शन ऑफ एनवेलपिंग कोन। अब इस एनवेलपिंग कोन का सेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स इसको कट करना है। किससे कट करना है? बाय द प्लेन Z इक्वल टू 0। तो सेक्शन ऑफ दिस एनवेलपिंग कोन बाय द प्लेन Z इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे? ये एनवेलपिंग कोन है, इसका सेक्शन निकालते हैं। सेक्शन बाय द प्लेन Z इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, इसका सेक्शन कैसे निकालोगे? जहां जहां Z है उसको आप 0 पुट कर दो। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, Z की जगह 0 पुट किया माइनस 1। फिर ये वाली टर्म एज इट इज। अब आप यहाँ इस Z को 0 मत पुट कर देना। दिस इज नॉट ए Z, दिस इज ए कॉन्स्टेंट, दिस इज ए पॉइंट Z1। जैसे पॉइंट 1 2 3 गिवन हो तो यहाँ एक तरह से 3 है। दिस इज नॉट Z। कई बार स्टूडेंट इसको भी 0 बना देते हैं। आपको Z को 0 पुट करना है, Z1 को नहीं। तो ये टर्म एज इट इज इक्वल टू x1 बाई ए स्क्वेयर प्लस y1 बाई बी स्क्वेयर प्लस इस Z की जगह, इस वाले Z की जगह 0 पुट करोगे, ये टर्म 0 हो जाएगी। y1 बाई बी स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर। ये आपके पास क्या आ गया? सेक्शन आ गया। आपको आगे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? सेक्शन ऑफ द एनवेलपिंग कॉन बाय द प्लेन Z इक्वल टू 0 इज ए पैराबोला। कि जो सेक्शन है वो आपका पैराबोला दे रखा है ये आपको। और आपको क्या करना है? फाइंड द लोकस ऑफ P। आपको P क्या था? वर्टेक्स। वर्टेक्स का लोकस फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी किसी पॉइंट का लोकस आपको फाइंड आउट करना हो तो बेस्ट वे होता है पॉइंट को x1 y1 z1 सपोज करो, फिर उस x1 y1 z1 में कंडीशन निकाल लो और लास्ट स्टेप में x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दो x y z से। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम है, अगर मुझे लोकस ऑफ P फाइंड आउट करना है तो P को मैं सपोज करूंगी x1 y1 z1, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। तो अब मेरा नेक्स्ट काम है x1 y1 z1 में कंडीशन निकालना यूजिंग गिवन टर्म्स। और गिवन टर्म्स आपके पास क्या है कि जो सेक्शन ऑफ द एनवेलपिंग कोन बाय द प्लेन Z इक्वल टू 0 इज ए पैराबोला। आपको दे रखा है कि जो सेक्शन मैंने फाइंड आउट किया है अभी, वो एक पैराबोला है और लोकस आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स देखो, जो ये 3 नंबर मैंने दिया हुआ है, ये जो भी अभी हमने सेक्शन फाइंड आउट करा है, दिस इज ए पैराबोला, ये आपको गिवन है। और पैराबोला की स्टूडेंट्स आपको कंडीशन पता है क्या होती है? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी, और एच स्क्वेयर आप इक्वेशन क्या लिखते हो? ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
एच का मतलब क्या होता है, दिस एच इज हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है लेकिन मुझे h चाहिए, तो मैं इसको इस h की जगह क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, दिस h इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का हाफ, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, इज इक्वल टू ए क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ लिख सकती हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो पैराबोला की कंडीशन हुई हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखो यही लिखा हुआ है, सिंस इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला, कंडीशन लिखी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में इनके कोफिशिएंट फाइंड आउट करती हूँ। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये आपके पास थर्ड कंडीशन थी, जब मैं इस टर्म को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, दीज ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट, x1 y1 z1 आर द पॉइंट कांस्टेंट, जब मैं इस टर्म को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, बट मुझे सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या आएगा, 1/a² इंटू दिस टर्म, ठीक है। पूरी की पूरी टर्म को मैं x²/a² से मल्टीप्लाई करती हूँ तो x² की टर्म आती है, बट मुझे x² नहीं लिखना है, मुझे लिखना है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट आ जाएगा 1/a² इंटू दिस टर्म। तो देखो लिखा 1/a² इंटू, देखो ये पूरी की पूरी टर्म मैंने एज इट इज लिखी हुई है। उसके बाद देखो जब मैं y² को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तब कोई x² की टर्म नहीं आएगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तब भी कोई x² की टर्म नहीं आएगी। अब आ जाओ राइट साइड से, राइट साइड में देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओ, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब आप a² निकालोगे, इस टर्म का स्क्वायर निकालोगे तो कोफिशिएंट ये टर्म आएगी x² x1²/a4। मुझे सिर्फ कोफिशिएंट से बात करनी है, कोफिशिएंट मेरे पास बनेगा x1²/a4। और स्टूडेंट ये टर्म राइट साइड में है, जब भी हम कोफिशिएंट से कोई भी काम करते हैं तो सारी टर्म्स एक साइड शिफ्ट करके करते हैं। जब मैं इस टर्म को लेफ्ट पे लेके आऊंगी तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो x² कोफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा, x1²/a4 विद माइनस साइन। तो देखो ये लिखा हुआ माइनस x1²/a4। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कोफिशिएंट ऑफ x² कैसे फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ y²। जिसको x² का समझ आ गया ऑटोमेटिकली y² का भी आ जाएगा। y² कोफिशिएंट कैसे निकालोगे स्टूडेंट, देखो जब मैं इस टर्म को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, इस टर्म को पूरी ब्रैकेट से जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास y² की टर्म आती है, बट मुझे लिखना है y² का कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स कोफिशिएंट क्या बनेगा, 1/b² इंटू दिस टर्म, ठीक है। तो ये लिखा 1/b² इंटू, देखो ये पूरी की पूरी टर्म लिखी हुई है। दूसरा एक y² की टर्म यहाँ से आएगी, जब आप ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे a² प्लस b² प्लस c², तो जब b² निकालोगे फिर से y² की टर्म आएगी। क्या टर्म आएगी, y² y1²/b4। मुझे सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट मेरे पास आ जाएगा y1²/b4, बट दिस टर्म इज ऑन राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट पे लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी, तो कोफिशिएंट बनेगा y1²/b4। तो स्टूडेंट्स ये लिखा है माइनस y1²/b4, ठीक है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ ये मैंने एज इट इज रखा। अब मैं क्या लिखूंगी, कोफिशिएंट ऑफ xy। देखो स्टूडेंट्स अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करती हूँ तो लेफ्ट साइड से कोई भी xy की टर्म नहीं आएगी। आप चाहो तो पूरी ब्रैकेट्स को दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना। जब मैं राइट साइड की बात करती हूँ, राइट साइड का होल स्क्वायर जब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगी, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब 2ab की टर्म मैं फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास यहाँ से xy की टर्म आएगी, और क्या टर्म आएगी, देखो
ये टर्म आएगी 2xy x1y1 अपॉन a स्क्वेयर b स्क्वेयर। बट मुझे सिर्फ xy का कोफिशिएंट चाहिए, तो x और y हटा दो, क्या टर्म बचेगी 2x1y1 a स्क्वेयर b स्क्वेयर। तो देखो यही टर्म लिखी होगी मैंने यहाँ 2x1y1 अपॉन a स्क्वेयर b स्क्वेयर, और पूरे का होल स्क्वेयर तो आपका यहीं से चल रहा था। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ नहीं किया मैंने, इस 1/a स्क्वेयर को अंदर ले गई, मल्टीप्लाई किया यहाँ तक 1 तक, और ये टर्म एज इट इज। तो आप देखोगे ये x1 स्क्वेयर बाई a4 x1 स्क्वेयर बाई a4 से कैंसिल आउट हो गई। ऐसे ही यहाँ 1/b स्क्वेयर को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई किया है, यहाँ तक देखो ये टर्म एज इट इज, फिर ये टर्म अगेन कैंसिल हो गई, इज इक्वल टू 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो चुका था, होल स्क्वेयर खोलोगे तो बनेगा x1 स्क्वेयर y1 स्क्वेयर बाई a4 b4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तो सिर्फ जस्ट देखो, आगे तो आप कैलकुलेशन आप खुद भी देख सकते हो, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कैसे किया है। देखो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, ये टर्म एज इट इज लिखी है, जो बची हुई टर्म्स है उसको एज इट इज मैंने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में पूरी तरह मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या किया, पहले y1 स्क्वेयर बाई ये टर्म ली, पूरी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे x1 स्क्वेयर y1 स्क्वेयर बाई a4 b4, इसको मल्टीप्लाई करो y1 स्क्वेयर z1 स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर b4 c स्क्वेयर। आई थिंक स्टूडेंट्स आप ये मल्टीप्लाई कर लोगे अपने आप। इस टर्म को पहले 3 टर्म से मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर ये टर्म ली, उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर ये टर्म ली, इसको इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये 2 टर्म कैंसिल आउट होगी, जो राइट साइड में टर्म है ऐसे ही एक लेफ्ट साइड में टर्म दिख रही है, और बची हुई टर्म्स को मैंने नेक्स्ट पेज पे एज इट इज कैरी किया है। देखो स्टूडेंट्स ये टर्म मैंने बिल्कुल एज इट इज लिखी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। उसके बाद क्या करा है, पूरी की पूरी टर्म में आप देखो 1/a स्क्वेयर b स्क्वेयर, आपको हर टर्म में दिखेगा 1/a स्क्वेयर b स्क्वेयर, उसको कॉमन ले लो। 1/a स्क्वेयर b स्क्वेयर कॉमन लो, y1 स्क्वेयर z1 स्क्वेयर, यहाँ से a स्क्वेयर b स्क्वेयर बाहर लिया तो b स्क्वेयर c स्क्वेयर, y1 स्क्वेयर a स्क्वेयर b स्क्वेयर कॉमन लिया तो b स्क्वेयर, फिर x1 स्क्वेयर z1 स्क्वेयर a स्क्वेयर b स्क्वेयर कॉमन लिया तो यहाँ से a स्क्वेयर बचेगा, यहाँ से c स्क्वेयर, अगेन z1 स्क्वेयर, ये टर्म बाहर जा चुकी है c4, माइनस z1 स्क्वेयर a स्क्वेयर b स्क्वेयर कॉमन ले चुकी हो c स्क्वेयर, माइनस x1 स्क्वेयर a स्क्वेयर b स्क्वेयर कॉमन लिया तो a स्क्वेयर, नेक्स्ट अगेन यहाँ से a स्क्वेयर b स्क्वेयर बाहर जा चुका है, माइनस z1 स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर, प्लस ये टर्म कॉमन जा चुकी है 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट्स कलेक्ट करो, जिन जिन टर्म पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इन टर्म्स को देखो, ठीक है। इन टर्म्स को भी किस तरह से देखो, नेगेटिव वाली ले रखी है, देखो मैंने ये टर्म नेगेटिव वाली, ये टर्म नेगेटिव वाली, ये टर्म नेगेटिव वाली, ठीक है। इन 3 टर्म को ही देखो, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इलिप्स जैसे इक्वेशन बनेगी, x1 स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर, y1 स्क्वेयर बाई b स्क्वेयर, z1 स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर। तो इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन आना चाहिए 1, तो इसलिए मैंने 1 साथ ले लिया। बाकी बची हुई टर्म पे मैंने टिक का निशान लगा रखा है। तो देखो जो टिक वाले निशान वाली टर्म्स हैं उसमें आप देखोगे z1 स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर आपको हर टर्म में मिलेगा, तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया z1 स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर, जिनके ऊपर मैंने टिक लगा रखा है। तो अंदर क्या बचेगा y1 स्क्वेयर, इस वाली टर्म को देखो पहले, y1 स्क्वेयर बाई b स्क्वेयर, ये टर्म यहाँ आ गई, यहाँ से देखो ये टर्म बाहर जा चुकी है, x1 स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर ये टर्म दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से z1 स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर बाहर गया तो z1 स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर, ठीक है, और इसमें से ये टर्म पूरी बाहर जा चुकी है तो -1। फिर देखो जो टर्म्स पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है उसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये टर्म प्लस होगी x1 स्क्वेयर बाई स्क्वेयर, फिर ये देखो इसमें से माइनस कॉमन लिया y1 स्क्वेयर बाई b स्क्वेयर, इसमें से देखो माइनस कॉमन लिया z1 स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर, माइनस कॉमन लिया तो ये -1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब दोनों ब्रैकेटी टर्म देखो, दोनों सेम है, तो इन दोनों टर्म्स में से ये 2 टर्म्स आपके पास है, ब्रैकेटी टर्म्स सेम है, उसको मैंने कॉमन लिया, तो अंदर टर्म बची z1 स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है जब भी 2 टर्म्स की प्रोडक्ट 0 हो, आइदर a इज 0 और b इज 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा। बट यहाँ देखो ये टर्म 0 नहीं हो सकती, क्योंकि सपोज करो ये टर्म मैंने 0 ले ली
तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स जो पॉइंट x1 y1 z1 है वो इलिप्सॉइड पर लाई कर जाएगा। लेट दिस इज द इलिप्सॉइड, और आपको पता है x1 y1 z1 क्या है, वर्टेक्स ऑफ एनवेलपिंग कौन है। देखो ये आपके पास इलिप्सॉइड है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द वर्टेक्स x1 y1 z1। तो ये x1 y1 z1 इस पर लाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर गया तो एनवेलपिंग कोन नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो पॉइंट इस पे लाई नहीं कर सकता, तो इट मीन्स अगर मैं x1 y1 z1 इस पे पुट करूं तो ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर 1 के इक्वल होगा तो पॉइंट इस पे लाई कर जाएगा। इट मीन्स ये टर्म आपकी 0 नहीं हो सकती। ये टर्म 0 नहीं हो सकती तो क्या 0 होगा, z1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको कंडीशन निकालनी थी x1 y1 z1 में, आपके पास आ चुकी है। लोकस के लिए क्या करते हो, x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देते हो x y z से। तो लोकस विल बी z स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज z स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये तो आप खुद कर लेना, कैलकुलेशन है, z इक्वल टू प्लस माइनस सी। और जिस स्टूडेंट को ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया है, आगे पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं। उसके बाद जस्ट ए मिनट स्टूडेंट, मैं आपको फिर थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द लोकस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा टू द कॉनिकॉइड। दिस इज आपको दे रखा एनवेलपिंग कौन है, क्योंकि देखो एक पॉइंट इस तरह से आपके पास है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और एक कॉनिकॉइड आपको दे रखा है। आपको इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की, एक ऐसे ड्रॉ करी, एक ऐसे ऊपर, ऐसे चारों टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट का लोकस फाइंड आउट करना है, मीन्स इससे बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से। तो इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ, एनवेलपिंग कौन। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आर्टिकल की तरह आपको करना है। आर्टिकल में आपने शायद पॉइंट x1 y1 z1 लिया था, देखो x1 y1 z1 आपने लिया था, यहाँ पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, बाकी सेम बिल्कुल एज इट इज आपको आर्टिकल इस क्वेश्चन में करना है। तो आप ये खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द लोकस ऑफ ल्यूमिनस पॉइंट इफ द एलिप्सॉइड कास्ट ए सर्कुलर शेडो ऑन द प्लेन। देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ज्योमेट्रिकली बताती हूँ ताकि आपको चीज समझ आ जाए। करना तो वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है इसमें। लेट दिस इज ल्यूमिनस पॉइंट। ल्यूमिनस पॉइंट यानी कि वो सोर्स जिससे लाइट जो है निकल रही है, ठीक है, जैसे बल्ब आप लेते हो, दिस इज ल्यूमिनस पॉइंट। और देखो 3 डायमेंशन पिक्चर है। सपोज करो यहाँ कहीं आपका एक ल्यूमिनस पॉइंट है जो मेरे पास पेन की निब है, दिस इज द ल्यूमिनस पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ऐसे आपके पास रोशनी फैल रही है चारों ओर, और यहाँ कोई इलिप्सॉइड है। इलिप्सॉइड का मतलब जैसे एग शेप का, ठीक है, आप एग शेप का ऑब्स्टेकल ले आओ बीच में, तो जब आप पेपर पे देखोगे तो आपको इस टाइप की शेडो दिखेगी। जब वो यहाँ आपके पास कोई बल्ब है और यहाँ आपके पास कोई एग है, और बल्ब से एग पर जब रोशनी पड़ेगी तो उसकी जो शेडो है आपको इस टाइप की शेडो दिखाई देगी, सर्कुलर शेडो टाइप की दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, जो ये ल्यूमिनस पॉइंट है, आपको पता है जब यहाँ से लाइट ऐसे पड़ेगी, चारों ओर लाइट पड़ेगी, तो किस टाइप की फिगर जनरेट होगी, एनवेलपिंग कोन की तरह। और जहां से आपका ये जो पॉइंट सोर्स है, जहां से लाइट निकल रही है, जहां से ल्यूमिनस पॉइंट आपके पास जो गिवन है, इसका लोकस आपको फाइंड आउट करना है। यही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी करना था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, जो कोन का वर्टेक्स था उसी का लोकस फाइंड आउट किया था आपने, और यहाँ पर भी वही है, जो एनवेलपिंग कोन है उसका वर्टेक्स आपको जो है यहाँ फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आपको बता रही थी, यहाँ आपके पास कोई ल्यूमिनस पॉइंट है, यहाँ इलिप्सॉइड है, तो इस तरह से आपके पास ये एनवेलपिंग कोन बनेगा। इस पॉइंट का आपको लोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। बस डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, मीट्स ए सर्कुलर शेडो ऑन द प्लेन z इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किससे सेक्शन निकाला था, z इक्वल टू 0 से, यहाँ भी z इक्वल टू 0 है। डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जब आपने z इक्वल टू 0 प्लेन से सेक्शन निकाला था तो वो पैराबोला गिवन था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको सर्कुलर गिवन है, सर्कल गिवन है। जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है।
सिर्फ फर्क यह है कि जहां आपने पैराबोला का रिजल्ट लगाया था अब मैं वहां सर्कल का रिजल्ट लगाऊंगी। ठीक है, तो देखो मैं इस क्वेश्चन को करके नहीं दिखाया है। आप जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि इलिप्सॉइड दे रखा है, वही पॉइंट दे रखा है, तो आप Px1 y1 z1 विद द वर्टेक्स एज इट इज आपको करना है। जहां मैंने पैराबोला की कंडीशन यहां लगाई थी, इस क्वेश्चन में पैराबोला की जगह सर्कल की कंडीशन लगानी है। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है यहां तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एज इट इज करोगे। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया डू अप टू इक्वेशन थर्ड फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। आगे करते हैं। यहाँ आपको क्या दे रखा है, सिंस इट रिप्रेजेंट सर्कल। आपको याद हो स्टूडेंट्स, जब मैंने कॉनिक आपको पढ़ाया था, सर्कल की हमारे पास कंडीशन थी h इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू p। आपको याद हो ये होती है ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर। तो यहाँ h0 मीन्स xy वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो टेबल में देख भी सकते हो, और एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। मैं एक सेकंड के लिए आपको थोड़ा दिखा भी देती हूँ, अगर आपको नहीं ध्यान है तो। ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। देखो जहाँ मैंने आपको ये रिजल्ट्स बताया होगा, समरी ऑफ द रिजल्ट्स में होगा कहीं, देखो सर्कल में a इक्वल टू b, h इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही कंडीशन लगाते हैं सर्कल की। h0 का मतलब हाफ ऑफ, अभी आपको सिखाया ही मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। h का मतलब हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0। ठीक है, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर। क्लियर? तो अब यहाँ रिजल्ट आपको यही लगाना है। तो सिंस इट रिप्रेजेंट सर्कल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कंडीशन ली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, ये कोफिशिएंट निकालना मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा चुकी हूँ। वहां पे देखो हमने निकाला था, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ, ये निकाला था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर। तो यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई किया था, वहां दोनों को इक्वल पुट करना है। तो आप वहां से आप देख लेना कैसे किया है। ठीक है, निकाल के देख लेना, यहाँ तक आप इजीली पहुंच जाओगे। क्लियर है? इसको नंबर 4 डाला हुआ है। उसके बाद कोफिशिएंट, सेकंड कंडीशन थी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना बता दिया। क्या निकला था कोफिशिएंट वहां, -2x1 y1 बाय a स्क्वेयर b स्क्वेयर। ये देखो ये था कोफिशिएंट। तो यहाँ से a स्क्वेयर b स्क्वेयर को राइट में ले जाओ, -2 को नीचे ले जाओ, तो x1 y1 क्या आ जाएगा 0। दो की प्रोडक्ट 0 होने का मतलब आइदर x1 इज 0 और y1 इज 0। अब एक केस मैं डिस्कस करती हूँ x1 0 का, y1 0 का, आप खुद करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको करके दिखाना है, छोड़ना नहीं है। तो पहले फर्स्ट केस करते हैं, व्हेन x1 इक्वल टू 0। x1 0 है तो इक्वेशन 4 में x1 को 0 पुट कर दो। तो देखो यहाँ ये टर्म तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज आ जाएगी आपकी, ये देखो इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वेयर, इसको 0 पुट कर देना, z1 स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर -1। उसके बाद आप एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ आ जाएगा a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। पूरी इक्वेशन को से एलसीएम ले लेना, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और आप खुद फाइंड आउट कर लेना, आपके पास ये टर्म आ जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर टर्म कलेक्ट करो, y1 स्क्वेयर की z1 स्क्वेयर, ये z1 स्क्वेयर की टर्म है, इसको भी इधर ले आओ, z1 स्क्वेयर कॉमन ले लो, बी स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, और इस टर्म को राइट पे ले जाओ। ये टर्म राइट पे जाएगी तो पॉजिटिव, फिर ये टर्म लिखी, इसमें से सी स्क्वेयर कॉमन आया, बी स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, बी स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर सी स्क्वेयर, मीन्स जो राइट साइड में टर्म है इससे डिवाइड कर दो। जब मैं डिवाइड करूंगी सी स्क्वेयर कैंसिल होके y1 स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर प्लस z1 स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। लॉकस के लिए क्या करोगे, x1 y1 z1 को रिप्लेस करते हो x y z से, तो ये आपका लॉकस आ जाएगा। आपने x1 को 0 पुट किया था तो इसलिए लॉकस के साथ लिख दिया, x1 0 मीन्स x0। केस 2 आप लोगे, ये तो केस 1 डिस्कस हुआ, केस 2 लोगे y1 0, ये आप खुद करोगे, तभी मैंने लिखा है डू योर सेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स आप मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद फोर्थ देखो क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम विच 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लाइन कैन बी ड्रॉन टू द सरफेस। देखो आपको ध्यान हो, मैंने कॉनिक के अंदर 2 डायमेंशन में बताया था कि इस तरह से ये कॉनिक है, लेकिन 2 डायमेंशन में सिर्फ मैं 2 ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, 2 से ज्यादा नहीं कर सकती।
जब थ्री डायमेंशन की बात आती है, मान लो यहाँ बॉल है आपके पास, सर्कल की जगह बॉल है, तो टेंजेंट लाइन आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो। जब मैं सारी की सारी उस बॉल पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास क्या डेवलप हो जाएगा, एनवेलपिंग कोन। ठीक है, अब जब एनवेलपिंग कोन मेरे पास डेवलप होगा, बहुत सारी टेंजेंट लाइंस हैं, उनमें से मुझे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस लेनी है और इस पॉइंट का लोकस निकालना है। स्टूडेंट, इस पॉइंट के लोकस निकालने का मतलब वही जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में किया है, उनमें भी तो ये किया है कि वर्टेक्स का मैंने लोकस निकालना है। बस डिफरेंस ये है, 1 और 3 में जो गिवन कंडीशन थी उनको यूज किया है। 4th में मैं क्या यूज करूंगी कि 3 जो टेंजेंट लाइन है वो परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों क्वेश्चन में सिर्फ गिवन कंडीशन का फर्क है, बाकी आपको काम सेम ही करना है। तो स्टूडेंट्स देखो, वही लिया, Px1 y1 z1 बी ए पॉइंट हुज लॉकस इज टू बी फाइंड आउट। ठीक है, वही S नाम दिया, इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कौन निकाली, SS1 इक्वल टू t²। अभी तक 1st और 3rd में, फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे दे रखा था इसका सेक्शन बाय द प्लेन z इक्वल टू 0, मैंने z को 0 पुट किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो मुझे ये यहीं तक काम करना है। उसके बाद 1st और 3rd में मेरे पास दे रखा था कि जैसे ही मैं z को 0 पुट करूंगी, एक क्वेश्चन में मेरे पास पैराबोला गिवन था और एक में मेरे पास सर्कल गिवन था। लेकिन यहाँ मेरे पास दे रखा है कि जो इस एनवेलपिंग कोन के जनरेटर्स हैं उनमें से 3 जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं। और स्टूडेंट्स, आपको याद हो, कोई भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, इवन 2 डायमेंशन में हमने यूज भी किया है कि कहीं पर भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस हों तो कंडीशन होती है आपकी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आपने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी लास्ट क्वेश्चन में, वही चीज़ है यहाँ पर भी। परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन होती है a प्लस बी 0। a प्लस बी 0 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन है 2 डायमेंशन में है, यही कंडीशन जब 3 डायमेंशन में लूंगी तो मैं एक और ऐड हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ z²। ठीक है, तो वही कंडीशन मुझे यहाँ लगानी है। सिंस 2 हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² प्लस कोफिशिएंट ऑफ z² इज इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, जब मैं इस टर्म को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास x² की टर्म आएगी, बट मुझे कोफिशिएंट लिखना है तो मैं x² को छोड़ देती हूँ। क्या कोफिशिएंट आएगा, a इंटू दिस टर्म। ठीक है, a इंटू, देखो सिर्फ इस टर्म को देखना, इतनी टर्म, a इंटू दिस टर्म। क्लियर है, मैंने यहाँ पर 2 स्टेप को एक में ही कंबाइन कर दिया। एक x² कोफिशिएंट यहाँ से आएगा, क्या आएगा, a² x² x1²। लेफ्ट में जाएगी तो ये टर्म बनेगी माइनस a² x² x1²। मुझे जस्ट कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट होगा माइनस a² x1²। एक a बाहर है तो क्या बचेगा, a x1² विद माइनस साइन, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से y² कोफिशिएंट लिख लो। जब मैं इस टर्म से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगी तो y² का टर्म आएगी, क्या कोफिशिएंट बनेगा, b इंटू दिस टर्म, तो b इंटू, देखो ये पूरी इतनी यहाँ तक देखना है, ये टर्म आपके पास। फिर एक यहाँ से आएगी b² y² y1², लेफ्ट पे जाएगी माइनस b² माइनस y², सॉरी माइनस b² y² y1², कोफिशिएंट बनेगा माइनस b² y1², बट b बाहर है तो माइनस b y1² ये कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट z² कोफिशिएंट आप कलेक्ट कर लेना, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी जो टर्म बच गई इसे कौन सा मल्टीप्लाई किया, ab y1² ac z1²। ठीक है, 1 से करोगे माइनस a, इसी तरह यहाँ देखो माइनस ab x1² माइनस bc z1² माइनस b, यहाँ करो ac x1² bc y1²। ठीक है, माइनस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, जिस पे मैंने अभी अंडरलाइन लगा रखी उनको अलग कलेक्ट कर लेना, सिंगल टिक वालों को अलग, डबल डॉट वालों को अलग। जैसे देखो, पहले x1² की टर्म कलेक्ट करो, दिस इज x1² और x1² कॉमन ले लो, क्या कॉमन आया, a x1², तो अंदर बचेगा a x1² कॉमन आया b प्लस सी,
y1 स्क्वायर की देखो एक टर्म ये दिख रही है आपको और एक टर्म ये, इसमें से कॉमन आएगा by1 स्क्वायर, दोनों में से by1 स्क्वायर कॉमन लोगे c प्लस a आ जाएगा अंदर। इसी तरह डबल टिक वाली देखो z1 स्क्वायर की टर्म में, उसमें से कॉमन ले लेना। बची हुई -a माइनस b माइनस c, माइनस कॉमन लिया। लोकस के लिए क्या करोगे, x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देना x y z से। स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लंबी हो गई है बट सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी है तो मैं साथ साथ करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। शो दैट एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द एलिप्सॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 विद जनरेटर परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। अब एनवेलपिंग कौन की जगह आपको एनवेलपिंग सिलेंडर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, जब मैंने एनवेलपिंग सिलेंडर आर्टिकल में बताया था SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एनवेलपिंग सिलेंडर लिखने के लिए आपको LMN चाहिए, क्योंकि एनवेलपिंग कोन में जो काम x1 y1 z1 करता है एनवेलपिंग सिलेंडर में मैंने आपको बताया था वही काम x1 y1 z1 की जगह LMN आएंगे और कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी S1 और T में। तो जब मैं एनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन लिखूंगी तो मेरे पास LMN होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे एनवेलपिंग सिलेंडर के बारे में काम करना है, शो क्या करना है बाद में पढ़ते हैं। एनवेलपिंग सिलेंडर फाइंड आउट करना है, उसके लिए LMN चाहिए। LMN क्या दे रखा है, विद जनरेटर परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, लेकिन जो जनरेटर है z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। z एक्सिस के परपेंडिकुलर मीन्स xy प्लेन में है, क्योंकि सपोज करो ये आपके पास मेरा जो पेन है ये z एक्सिस है, तो आपके पास ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर टू z एक्सिस का मतलब कॉपी का प्लेन। ये z एक्सिस है तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो कौन से प्लेन में आएगा, xy प्लेन में। यानी कि जो जनरेटर है वो xy प्लेन में है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या बन जाएंगे उसके, LM0, ठीक है। कोई भी लाइन जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको लिख सकते हो x/l, y/m, z/0, क्योंकि वो xy प्लेन में है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज में LM x और y आएंगे, z नहीं आएगा। तो पहले तो मैंने गिवन कॉनिकॉइड लिखा, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस लिखी, तो यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर लिख सकते हो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये S तो पूरा आपका कॉनिकॉइड आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। S1 के लिए मैंने आपको बताया था x1 y1 z1 की जगह LMN लिखना है और कांस्टेंट टर्म नहीं लिखनी। तो स्टूडेंट करो रिप्लेस, a यहाँ x1 y1 z1 की जगह LMN करना है, AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म नहीं लिखनी। तो AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN, n की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है, LMN की वैल्यू कितनी है, 0, तो CN स्क्वायर मीन C0 इज इक्वल टू T। T क्या लिखते हो, वैसे तो लिखते हो AX x1 प्लस BY y1 प्लस CZ z1 माइनस 1, बट सिलेंडर के केस में मैंने बताया था LMN आएगा और कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, तो आपके पास क्या बनेगा, AXL BYM CZN और ये टर्म नहीं आएगी। तो देखो ALX BMY CZN, n की वैल्यू 0 है तो C0Z, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। एनवेलपिंग सिलेंडर हमने निकाल लिया, मीट्स द प्लेन z इक्वल टू 0 इन पैराबोला। आपको शो करना है ये एनवेलपिंग सिलेंडर इस प्लेन को के अंदर पैराबोला निकल के आएगा। जैसे आपने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में प्लेन z इक्वल टू 0 से कट किया था एनवेलपिंग कोन को, फर्स्ट क्वेश्चन में पैराबोला दे रखा था, थर्ड क्वेश्चन में सर्कल दे रखा था। इस क्वेश्चन में भी प्लेन z इक्वल टू 0 से कट करना है, बट आपको शो करना है कि पैराबोला निकल कर आएगा, आपको गिवन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में दे रखा था कि एक में दे रखा था पैराबोला, एक में दे रखा था सर्कल, और आपने लोकस फाइंड आउट किया था। यहाँ पर आपको जो है पैराबोला शो करना है कि जब मैं z इक्वल टू 0 प्लेन से कट करूंगी तो पैराबोला निकल के आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इट्स सेक्शन बाय द प्लेन z इक्वल टू 0 इज, z को 0 पुट कर दो, यहाँ z को 0 पुट किया, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 1, al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, ये टर्म तो 0 हो चुकी है, यहाँ ये टर्म ऑलरेडी 0 थी, alx प्लस bmy 0 z0। आपको शो करना है, वी हैव टू शो दैट दिस इज पैराबोला। पैराबोला के लिए क्या कंडीशन होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर मीन्स हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मीन्स ए बी। ये आपको शो करना है, दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स पुट करते चले जाओ,
लास्ट में अगर जाके ऐसा कोई रिजल्ट आ जाए जो ट्रिवियल ट्रू हो, जैसे 1 = 1, 2 = 2, आप लिख सकते हो कि ठीक है ये पैराबोला है। अगर कोई लास्ट में जाके ऐसा रिजल्ट आ जाता है 1 = 2, तो आप कहोगे दिस इज नॉट पैराबोला। ठीक है, तो करते चले जाओ। हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यहाँ से नहीं आएगा, सिर्फ इस टर्म से आएगा। जब आप खोलोगे a² + b² + 2ab, जब 2ab लगाओगे तो फॉर्मूला 2ab lm xy। ठीक है, तो एक्स वाई कोफिशिएंट क्या आएगा 2ab lm, देखो लिखा 2ab lm, 2 से 2 कैंसिल हुआ, होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x²। इस ax² को जब मैं पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी तो टर्म आएगी, तो देखो क्या बनेगी a इंटू दिस टर्म, a इंटू देखो दिस टर्म, सिर्फ इतनी टर्म को देखना। एक यहाँ से आएगा a² l² x², लेफ्ट पे जाओगे माइनस a² l² x², कोफिशिएंट क्या बनेगा -a² l², a बाहर है तो -al² आ जाएगा, ये टर्म कैंसिल होगी। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y² आप लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ से बना ये a² l² b² m², यहाँ से बना ab m² और यहाँ से ba l²। तो लास्ट में देखो स्टूडेंट ये आ गया a² b² l² m² इज इक्वल टू a² b² l² m² विच इज ट्रिवियली ट्रू। ठीक है, तो इट मीन्स जो प्लेन z = 0 से सेक्शन है दैट इज ए पैराबोला। स्टूडेंट्स अब इसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज आपकी रह गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको ये यूनिट कंप्लीट करवा दूंगी।